दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए करंट अफेयर्स शेयर करूंगा। दोस्तों करंट अफेयर्स का यह इस तरह का दूसरा वीडियो है जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूं कि जून जुलाई तक जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में आपके ये करंट अफेयर्स काम आने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दूँ, इस वीडियो की एक खास बात यह है कि मैं करंट अफेयर्स आपको बताऊँगा, उस करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जो भी स्टैटिक जीके या फिर कोई उससे जुड़ी जानकारी है वो मैं इसी करंट अफेयर्स के साथ ज़रूर बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप पीएचडी से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक किया करें और सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर किया करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मेरा उत्साह नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने विश्व बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जिम योंग किम ने। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जिम योंग किम ने जनवरी 2019 में अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की और उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनका नाम है डेविड मालपास। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को वैश्विक सौर परिषद अर्थात ग्लोबल सोलर काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रणव मेहता। तो दोस्तों आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ के अध्यक्ष जो प्रणव मेहता जी है उन्हें ही ग्लोबल सोलर काउंसिल का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर हम ग्लोबल सोलर परिषद की बात करें, काउंसिल की बात करें, तो वैश्विक सौर परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संघ है। इसमें कई राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ शामिल है। इसमें विश्व के कई बड़े कॉरपोरेशन भी शामिल है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बाद अस्तित्व में आया। यह 30 देशों का गठबंधन है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा सवाल बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये दोनों ही अलग अलग है। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि आपको पता है कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, भारत का हिंदी दिवस है, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें इसके दो अलग अलग कारण है। पहला जो रीज़न बताएं, अगर विश्व हिंदी दिवस क्यों 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इस सम्मेलन में 30 देशों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका रीज़न है दोस्तों, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया है, जबकि हिंदी दिवस को केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों इस फैक्ट से कई तरह के सवाल बन सकते हैं, जैसा कि पहले बन सकता है कि भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल कहाँ पे बना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। बाकी के दोस्तों दूसरा जो ये सवाल बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं या फिर तिब्बत में क्या कहते हैं, और आपको बोल दिया जाएगा कि सियांग नदी कौन से राज्य में बहती है। तो तमाम तरह के प्रश्न इससे निकल के आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो ये सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना है ये अरुणाचल प्रदेश में जो ये सियांग नदी है इस पर बना है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये सियांग नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र का नाम है अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र आपको पता है कि ये असम में सियांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जबकि अगर बात करें जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से निकल कर आती है मानसरोवर झील से, इसको तिब्बत में सांगपू बोलते हैं। ठीक है, तिसांगपू, ठीक है, यारलुंग सांगपू बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसी तरह से अगर बात करूं मैं जो इसके ब्रह्मपुत्र नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, वो है दिबांग और लोहित नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है ये सवाल। दिबांग और लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है ब्रह्मपुत्र की, अर्थात सियांग नदी भी कह सकते हैं या फिर यारलुंग सांगपो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों, इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वन फैमिली वन जॉब योजना को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम ने। दोस्तों, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के युवाओं के लिए वन फैमिली वन जॉब की घोषणा की है। दोस्तों, अगर हम इस योजना की बारे में बात करें तो इस योजना के अनुसार सिक्किम के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। एक रोजगार मेले के दौरान मुख्यमंत्री चामलिंग ने 12,000 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस योजना के अनुसार जिस परिवार के लोग सरकारी नौकरी के योग्य हैं और उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार के कर्मचारियों को 5 वर्ष बाद नियमित किया जाएगा। सिक्किम इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों, इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि येलो वेस्ट आंदोलन कौन से देश में शुरू किया गया? तो दोस्तों, ये येलो वेस्ट आंदोलन जो है ये फ्रांस में शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये येलो वेस्ट एक कॉन्सेप्ट है, मतलब विरोध करने का और किसी नेता का ध्यान आकर्षण करने का। इस विरोध प्रदर्शन में प्रतीक के तौर पर पीले रंग के वस्त्र का उपयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा प्रदर्शनकारियों द्वारा नेताओं का ध्यान अपने एजेंडा की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए ये चर्चा में आया येलो वेस्ट आंदोलन, जो कि फ्रांस में चर्चित है। पहले ऑनलाइन शुरू हुआ था, उसके बाद फिर लोगों ने इसका प्रदर्शन के तौर पे भी उपयोग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ईंधन पर कर बढ़ोतरी हो गई थी, कार्बन टैक्स लागू करना, ट्रैफिक एनफोर्समेंट कैमरा, तमाम तरह के जो भी वहाँ पे नेताओं से उनकी डिमांड्स थी, उसको लेकर ये एक उन्होंने माध्यम चुना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों, इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि वर्ष 2018 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा योहेई सासाकावा को वर्ष 2018 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि योहेई सासाकावा निप्पॉन फाउंडेशन के चेयरपर्सन है और दोस्तों ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के गुडविल एम्बेसडर भी है। दोस्तों, इन्होंने कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए योगदान दिया था, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2018 के से नवाजा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 से की गई है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों, इस पुरस्कार के विजेताओं का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों, इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि भारत का वह पहला व्यक्ति अर्थात पर्वतारोही कौन बना जिसने विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों को चढ़ाई करने में कामयाबी हासिल की? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यरूप सिद्धांत ने। सत्यरूप सिद्धांत ने विश्व के 7 सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत और 7 महाद्वीपों के 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई की है। तो ये इस तरह के पहले भारतीय व्यक्ति है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों, इस फैक्ट से सवाल बन सकता है पक्योंग हवाई अड्डा कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों, आपको बता दें पक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह भारत का 100वां ऑपरेशनल हवाई अड्डा भी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों, इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि अमेरिका ने हाल ही में रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर अवार्ड
किस प्रवासी भारतीय को प्रदान किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरिंदर सिंह खालसा। तो दोस्तों आपको बता दूं, भारतीय अमेरिकी उद्यमी गुरिंदर सिंह खालसा को रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान सिख पगड़ी के प्रति नीति में बदलाव के लिए मुहिम चलाने के लिए दिया गया। दोस्तों आपको बता दें, 2007 में पगड़ी उतारने से मना करने पर गुरिंदर सिंह खालसा को हवाई जहाज में चढ़ने नहीं दिया गया था। पगड़ी सिख धर्म में काफ़ी महत्व रखती है। गुरिंदर सिंह खालसा इस मुद्दे को अमेरिकी कांग्रेस तक ले गए। बाद में परिवहन व सुरक्षा प्रशासन को पगड़ी से संबंधित नीति में बदलाव करना पड़ा। अब सिख अमेरिका में हवाई यात्रा में पगड़ी पहन सकते हैं।